प्यारे बच्चों, BLED.in में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उषा। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BLED फर्स्ट ईयर का, जो हम आपको पढ़ा रहे थे ना, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, उसका हम आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति टॉपिक पर थे और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पार्ट 3। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 समकालीन भारत जो आपका विषय है उसमें ये टॉपिक है और उसका आज हम आपको 3rd लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो जैसा कि हम इससे पहले आपको बता चुके हैं और अब आगे इस प्रकार से है जो नीति के अकॉर्डिंग है। उसमें देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, देखिए वो क्या कहती है। तो वो ये कहती है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में उन्होंने बताया है, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा। ठीक है, वो भी क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बच्चों से संबंधित इन बातों पर विशेष बल दिया है कि बच्चों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, विशेषकर ऐसे तबकों पर जिनके बच्चों की पहली पीढ़ी बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रही है। यानी कि जैसे बड़े भाई बहन शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं या कर रहे हैं, और उनसे जो छोटे भाई बहन हैं तो उनके भाई बहनों पे क्या किया जाए, गौर किया जाए। ठीक है, बच्चों के विकास के जैसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनको हम अलग अलग नहीं देख सकते, मतलब हमें समेकित रूप में उनको देखना है। जैसे मान लीजिए उनके पौष्टिक भोजन की समस्या है, उनके स्वास्थ्य की है, तो बच्चों के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और स्पिरिचुअल विकास को हमें कैसे देखना है, समेकित फॉर्म में देखना है। और इस दृष्टि से जो छोटे बच्चे हैं, जो शिशु हैं, उनकी देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। और इसे जहां भी संभव हो समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में इन बातों का ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं पे ये होता है कि जैसे कि जहाँ पे क्या होता है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के संबंध में शिशुओं को देखभाल के लिए केंद्र खोले जाएं, जिनमें छोटे भाई बहनों की देखभाल करने वाली जो बच्चियां हैं, ठीक है, उनको स्कूल जाने की सुविधा मिल सके। होता क्या है, जैसे मान लीजिए बच्चियां होती हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा तुम छोटे भाई बहनों को देखो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। लेकिन छोटे भाई बहनों के यदि देखने के लिए केंद्र खुल जाएंगे तो बच्चे जो है ना वो कम से कम स्कूल तो जा सकेंगे। तो इसका सरकार या ये नीति इसका ध्यान रख रही है। ठीक है, और इस पे क्या हुआ, इस पे कार्य भी शुरू हो चुका है। साथ ही निर्धन तबके की कार्यरत स्त्रियों को भी इन केंद्रों से मदद मिल सकेगी। ठीक है, जहाँ उनके छोटे भाई बहनों की देखभाल होगी, वहीं जो मान लीजिए जो स्त्रियाँ ऐसी हैं जिन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो परेशान हैं, तो वो इन केंद्रों से वो मदद ले सकेंगी। आगे देखें, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा के केंद्र पूरी तरह कैसे होंगे, चाइल्ड सेंटर्ड होंगे, यानी कि बाल केंद्रित होंगे। उनकी गतिविधियाँ खेलकूद पर और बच्चों के व्यक्तित्व पर आधारित होंगी। ठीक है, इस अवस्था में औपचारिक रूप से पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय का पूरा सहयोग लिया जाएगा। यानी कि हमें पढ़ने से पहले की शिक्षा इसमें देखनी है। शिशुओं की देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों को पूरी तरह से इसमें जोड़ा जाएगा, ताकि इससे प्राथमिक शिक्षा को क्या हो, बढ़ावा मिल सके और मानव संसाधन विकास के कार्यक्रम में सहायता मिल सके। क्योंकि जैसे मान लीजिए बच्चा प्राथमिक एजुकेशन में आने से पहले यदि केंद्र में जा रहा है, वहाँ बैठ रहा है, उठ रहा है, उसकी स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण हो रहे हैं और उसको खेल खेल में कुछ सिखाया भी जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो प्राथमिक एजुकेशन के लिए क्या है कि तैयार हो रहा है। इसके साथ ही स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया जाएगा। अब हम देखें कि एलिमेंट्री एजुकेशन में इस नीति के द्वारा क्या प्रावधान है। तो प्राथमिक शिक्षा की नई दिशा में 2 बातों पर विशेष बल दिया जाएगा कि 14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों को विद्यालय में एडमिशन हो और उनका विद्यालय में ठहराव हो। यानी कि वो आए तो ऐसा ना हो कि आए और भाग जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आए और स्कूल में ठहरें, रुकें, और बच्चों की गुणवत्ता पर काफ़ी सुधार। आगे हम देखेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के बारे में क्या सुझाव हैं। तो बच्चों को विद्यालय जाने में सबसे अधिक सहायता तब मिलती है जब देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी, चाहे हम हो चाहे प्यारे बच्चे हों, यदि वो स्कूल जाते हैं और वहाँ का वातावरण प्यार भरा हो
अपनत्व और प्रोत्साहन से भरा हो और विद्यालय के सब लोग बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे रहे हों। ऐसा जो नीति है उसका अप्रोच है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पद्धति कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंट्रल्ड होनी चाहिए और गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि हमें खेल खेल में उनको सिखाना है। पहली पीढ़ी के सीखने वाले बच्चों को अपनी गति से आगे बढ़ने देना चाहिए और उनके लिए पूरक और रेमेडियल शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उनके सीखने में ज्ञानात्मक तत्व बढ़ते जाएंगे और अभ्यास के द्वारा वे क्या होंगे? कुशलताएं भी ग्रहण करते रहेंगे। प्राथमिक स्तर पर देखिए बच्चों को किसी भी कक्षा में फेल ना करने की प्रथा जारी रखी जाएगी और बच्चों का जो इवैल्यूएशन है वो ऐसा नहीं कि पेपर में फेल होगा, एग्जाम में फेल होगा तो उन्हें फेल कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे साल भर स्कूल आ रहे हैं तो हम उनकी एक्टिविटीज़ देखेंगे, ठीक है। तो इन सब के आधार पे हम क्या करेंगे? उनका इवैल्यूएशन करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था में से जो शारीरिक दंड है वो सर्वथा हटा दिया जाएगा और विद्यालय के समय का और छुट्टियों का निर्धारण भी क्या होगा? बच्चों की सुविधा को देखते हुए किया जाएगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए बरसात हो गई है, बच्चे नहीं आ पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है तो हम बच्चों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखेंगे। अब देखिए विद्यालय में सुविधाएं, स्कूल फैसिलिटीज़ के हिसाब से जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। इनमें किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम 2 बड़े कमरे होना चाहिए, ठीक है। आवश्यक खिलौने बच्चों के लिए, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट और अन्य शिक्षण सामग्री शामिल है। हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक होंगे जिनमें एक महिला होगी, क्योंकि जो महिला होती है उससे जो बच्चों का अटैचमेंट होता है एक माँ के लेवल का होता है और वो बच्चों की भावनाओं को अच्छे से समझ सकती हैं। इसलिए यदि महिला शिक्षक होती है तो बच्चों का ठहराव होने की जो गुंजाइश है वो ज़्यादा होती है। यथासंभव जल्दी ही प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। पूरे देश में जितने भी प्राइमरी विद्यालय हैं उनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए एक क्रमिक अभियान शुरू किया जाएगा और जिसका सांकेतिक नाम क्या होगा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होगा। इस कार्य में जो शासन है, स्थानीय निकाय हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं और जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उनकी पूरी भागीदारी होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की निधियों से जो भी पैसा आएगा उससे स्कूल की इमारतों की मरम्मत होगी और स्कूल की इमारत बनेगी। अब देखिए आगे नीति क्या कहती है। तो अनौपचारिक शिक्षा के बारे में, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, ऐसे बच्चे हैं जो बीच में स्कूल छोड़ गए हैं या ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ स्कूल नहीं है, या तो काम में लगे हैं, या वे लड़कियाँ जो दिन में स्कूल पूरे समय नहीं जा सकती। इन सब के लिए एक विशाल और व्यवस्थित नॉन फॉर्मल एजुकेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। अब देखिए जो अनौपचारिक शिक्षा है उसके केंद्रों में सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपकरणों की सहायता ली जाएगी। इन केंद्रों में क्या होगा? अनुदेशक के तौर पर काम करने के लिए स्थानीय जो समुदाय के जो अच्छे, जो प्रतिभावान लोग हैं, जो निष्ठावान युवक और युवतियाँ, उनको चुना जाएगा और उनके प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जाएगी कि मतलब पहले वो ट्रेंड हो जाएं, उसके बाद फिर वहाँ जो आने वाले बच्चे हैं जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, फिर उनको ट्रेंड किया जाए, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। राष्ट्रीय केंद्रित शिक्षा क्रम की तरह एक शिक्षा क्रम अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के लिए भी तैयार किया जाएगा, लेकिन यह शिक्षा क्रम विद्यार्थियों की ज़रूरतों पर आधारित होगा और इसका संबंध क्या होगा? स्थानीय पर्यावरण से रहेगा। उच्च कोटि की शिक्षण सामग्री बनाई जाएगी और सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जाएगी। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के प्रोग्राम्स में सहभागी होते हुए शिक्षा प्राप्त करने का वातावरण क्या होगा? एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें खेलकूद, कल्चरल प्रोग्राम्स, ठीक है, और कभी कभी जैसे टूरिंग की व्यवस्था होगी, जैसे बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाएं। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों को चलाने का अधिकतर कार्य क्या होगा? ऑटोनोमस बॉडीज़ और पंचायती राज्य की संस्थाएं करेंगी। इस कार्य के लिए इन संस्थाओं को पर्याप्त धन भी दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की कुल जिम्मेदारी कैसी होगी? सरकार पर होगी। अब देखिए क्या होता है कि नई शिक्षा नीति में स्कूल छोड़े जाने वाले बच्चों की समस्या सुलझाने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। यानी कि बीच बीच में जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं उनको भी हमें लेना है। बच्चों को बीच में स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इस समस्या का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा और तदनुसार प्रभावशाली उपाय खोजकर दृढ़ता के साथ उनका प्रयोग करने हेतु देशव्यापी योजना बनाई जाएगी। इस प्रयत्न का नॉन फॉर्मल एजुकेशन की व्यवस्था के साथ पूरा तालमेल होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1990 तक
1990 तक जो बच्चे 11 वर्ष के हो जाएंगे उन्हें विद्यालय में 5 वर्ष की शिक्षा या अनौपचारिक धारा में इसकी समतुल्य शिक्षा अवश्य मिल जाए। इस प्रकार 1995 तक 14 वर्ष की अवस्था वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि 14 वर्ष तक हमें बच्चों को स्कूल में रखना है, उनका ठहराव बनाना है। सेकेंडरी एजुकेशन में क्या है, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों को साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल स्टडीज़ की विशिष्ट भूमिकाओं का ज्ञान होने लगता है बच्चों को। इसी अवस्था पर बच्चों को इतिहास बोध और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य सही ढंग से दिया जा सकता है। अब देखें गति निर्धारित विद्यालय यानी कि पेस सेटिंग स्कूल्स। यह एक सर्वमान्य बात है कि जिन बच्चों में विशेष प्रतिभा या रुचि हो उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराकर अधिक तेजी से आगे बढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए। इनकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो उनको ऐसे अवसर मिलने चाहिए। अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चे इस नीति में उन्होंने ये कहा है कि भाई सब बच्चों का क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सब बच्चों में। तो जो बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं उनको आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर प्रदान होने चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न भागों में एक निर्धारित ढांचे पर गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, जिनमें नई नई पद्धतियों को अपनाने और प्रयोग की छूट रहेगी। मोटे तौर पर इन विद्यालयों का उद्देश्य होगा कि वे समता और सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा में क्या करें, उत्कृष्टता लाएं। जितने भी एससी और जितने भी एसटी हैं, एससी एसटीज़ के लिए विद्यालयों में आरक्षण होगा। इन विद्यालयों में देश के विभिन्न भागों के मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे एक साथ रहकर पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, उनमें एक राष्ट्रीय एकता की भावना आएगी क्योंकि साथ साथ रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये विद्यालय समूचे देश में विद्यालय सुधार के कार्यक्रम में उत्प्रेरक का काम करेंगे। ये विद्यालय आवासीय होंगे और कैसे होंगे, निःशुल्क होंगे। अब देखिए आप व्यवसायीकरण के लिए क्या प्रस्ताव है। तो शिक्षा के प्रस्तावित पुनर्गठन में व्यवस्थित और सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को दृढ़ता से चालू करना है। इसमें व्यक्तियों के रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी। आजकल क्या हो रहा है, कुशल कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति में जो असंतुलन है, यानी कि मांग बहुत है लेकिन आपूर्ति नहीं हो पा रही, उसको क्या करना है, उसको समाप्त करना होगा। और ऐसे विद्यार्थियों को एक वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा जो समय बिना किसी विशेष रुचि या उद्देश्य के उच्च शिक्षा की पढ़ाई किए जा सकते हैं। जो आपकी व्यावसायिक शिक्षा है उसमें क्या है, व्यावसायिक शिक्षा अपने में शिक्षा की एक विशिष्ट धारा होगी जिसका उद्देश्य कई क्षेत्रों में चुने गए काम धंधों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होगा। ये कोर्स आमतौर पर सेकेंडरी शिक्षा के बाद दिए जाएंगे, लेकिन इस योजना को लचीला रखा जाएगा ताकि 8वीं कक्षा के बाद ही विद्यार्थी ऐसे कोर्स ले सके। ठीक है, वैसे ऐसा प्रावधान था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन हो जाए उसके बाद बच्चे जाएंगे वोकेशनल में, लेकिन सरकार ने कहा कि इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखेंगे। हो सकता है यदि बच्चा 8वीं के बाद इंटरेस्टेड है तो वो भी ऐसे कोर्स ले सकता है, यानी कि वोकेशनल कोर्सेज में बच्चा जा सकता है। इंडस्ट्रियल जो आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें व्यावसायिक शिक्षा के ढांचे के अनुसार चलेंगे ताकि इनमें प्राप्त सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया जा सके। आगे हम देखेंगे कि स्वास्थ्य नियोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रबंध उस क्षेत्र के लिए आवश्यक जनशक्ति प्रशिक्षण से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य संबंधी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होगी। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य की शिक्षा पाने से व्यक्ति परिवार और समाज के स्वास्थ्य के प्रति क्या होगा, प्रतिबद्ध होगा। इससे जो आपका हायर एजुकेशन है और जो माध्यमिक स्तर है, स्वास्थ्य से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में क्या होगा, विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी। इसमें कृषि, विपणन, सामाजिक सेवाओं आदि के क्षेत्र में भी इस प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। व्यवसायिक शिक्षा में ऐसी मनोवृत्तियां, ज्ञान और कुशलताओं पर बल रहेगा जिसमें क्या हो कि जो भी बच्चा पढ़ के निकल रहा है उसके अंदर खुद की इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करने का, या अपने खुद को कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी सेवा में जाए, मतलब स्वरोजगार की प्रवृत्ति को भी क्या होगा, उसमें बढ़ावा मिलेगा। जैसे बच्चे टेक्निकल एजुकेशन से फर्निश्ड होंगे तो वो ये क्या करेंगे, अपना काम खुद कर सकते हैं। व्यावसायिक जो आपकी पाठ्यचर्या है, ये संस्थाओं को स्थापित करने का दायित्व सरकार पर
और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सेवा नियोजकों एम्प्लॉयर्स पर होगा। तो भी सरकार स्त्रियों, ग्रामीण और जनजातियों के विद्यार्थियों और समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकता पूरी करने के लिए विशेष कदम उठाएगी। विकलांगों के लिए भी समुचित कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। आपको जितने भी वोकेशनल जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातकों को ऐसे अवसर दिए जाएंगे जिनके फलस्वरूप वे निर्धारित शर्तों के अनुसार व्यावसायिक विकास करके कैरियर में तरक्की पा सकें और सामान्य तकनीकी एवं उच्च स्तरीय व्यवसायों के कोर्सों में प्रवेश पा सकें। नवसाक्षर लोग, प्राथमिक शिक्षा पूरी किए हुए युवाओं, स्कूल छोड़े जाने वालों और रोजगारों में या आंशिक रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों के लिए भी अनौपचारिक, लचीले और आवश्यकता पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और इसमें इस संबंध में क्या होगा कि महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की जो एकेडमिक धारा के स्नातक यदि चाहें तो उनके लिए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रबंध किया जाएगा। ठीक है, यानी कि यदि वो चाहें कि वो ग्रेजुएशन के बाद कुछ वोकेशनल कोर्सेस करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। यह प्रस्ताव है कि जो उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का 10% 1990 तक और 25% 1995 तक व्यावसायिक पाठ्यचर्या में आ जाए। इस बात के लिए कदम उठाए जाएंगे कि व्यावसायिक शिक्षा पाकर निकले हुए विद्यार्थियों में से अधिकतर को या तो नौकरी मिले या अपना स्वरोजगार कर सके, यानी कि बेरोजगारी न रहे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण नियमित रूप से किया जाएगा और माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपने अधीन की जाने वाली भर्ती की नीति पर भी पुनः विचार करेगी। हायर एजुकेशन में देखिए क्या पॉलिसीज़ हैं। तो उच्च शिक्षा से लोगों को इस बात का अवसर मिलेगा कि वे मानव जाति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हुई समस्याओं पर क्या करें, विचार कर सकें। विशिष्ट ज्ञान और कुशलताओं के प्रसारण के द्वारा उच्च शिक्षा राष्ट्र के विकास में क्या बनेगी, सहायक बनेगी। इसलिए समाज के जीवन में उसकी निर्णायक भूमिका है। हायर एजुकेशन की शैक्षिक पिरामिड के शीर्ष पर होने के नाते समूची शिक्षा व्यवस्था के लिए अध्यापक तैयार करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आजकल ज्ञान का जो अभूतपूर्व विस्फोट हो रहा है उसे देखते हुए हायर एजुकेशन को पहले से कहीं ज़्यादा गतिशील होना है और अनजाने अध्ययन क्षेत्रों में निरंतर कदम बढ़ाते रहना है। आज भारत में करीब 150 विश्वविद्यालय और 5000 कॉलेजेस हैं। इन संस्थाओं में सभी प्रकार का सुधार लाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव है कि निकट भविष्य में मुख्य बल विद्यमान संस्थाओं को दृढ़ करने और उनकी सुविधाओं के विस्तार पर होगा। हायर एजुकेशन व्यवस्था को गिरावट से बचाने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे। ये हमारी पॉलिसीज़ की विचारधाराएं हैं। विश्वविद्यालय से कॉलेजों के अनुबंध, जो एफिलिएशन की प्रथा का अनुभव कहीं संतोषप्रद और कहीं असंतोषप्रद रहा है, इसलिए जो आपका एफिलिएशन है, जो अनुबंध, उसको घटाकर बड़ी संख्या में कॉलेजों को ऑटोनोमस बॉडी बनाने पर बल दिया जाएगा। उद्देश्य ये है कि वर्तमान जो अनुबंध की प्रथा के स्थान पर विश्वविद्यालय और कॉलेजों के बीच एक स्वतंत्र और अधिक सृजनशील संबंध का जन्म हो। इस तरह विश्वविद्यालयों के कुछ चुने हुए विभागों को भी क्या करा जाएगा, ऑटोनोमस होने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वायत्त और स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी अवश्य ही रहेगी। ठीक है, यदि मान लीजिए हमने आपको ऑटोनोमस या फ्री कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से चलें। निश्चित रूप से आपकी कहीं ना कहीं जवाबदेही भी है। विशिष्टीकरण की मांग को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए जो आपके पाठ्यक्रम हैं और कार्यक्रमों को नए सिरे से बनाया जाएगा। भाषिक क्षमता पर विशेष बल दिया जाएगा। विद्यार्थी कौन कौन से कोर्स एक साथ ले सकते हैं यह तय करने में अधिक लचीलापन होगा। राज्य स्तर पर शिक्षा का नियोजन और उस शिक्षा संस्थाओं में समन्वय संपन्न करने हेतु शिक्षा परिषद बनाई जाएंगी। शिक्षा के स्तर पर निगरानी रखने के लिए यूजीसी और ये परिषद क्या होंगी, समन्वय पद्धतियां बनाएंगी। यानी कि हमें ऊपर से क्या करना है, जो नीचे हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब पे हमें क्या करना है, निगरानी भी बनाए रखना है। न्यूनतम जो आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी और शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश उनकी ग्रहण क्षमता के अनुसार किए जाएंगे। शिक्षण विधियों को बदलने के प्रयास किए जाएंगे
ऑडियो वीडियो साधन और इलेक्ट्रॉनिक जो अपरेटस है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी और शिक्षण सामग्री के विकास पर और जो रिसर्च हैं और जो अध्यापक प्रशिक्षण पर क्या होगा, ध्यान दिया जाएगा। मतलब टाइम टू टाइम जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होगी, जिससे वो बच्चों को और अच्छे से पढ़ा सकें और आधुनिक ज्ञान से बच्चों को परिपूर्ण कर सकें। इसके लिए अध्यापकों की सेवा पूरी तैयारी और बाद में उनकी सतत शिक्षा आवश्यक होगी। अध्यापकों के कार्य का मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा। सभी पद योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो रिसर्च के लिए अधिक सहायता दी जाएगी और उनकी उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सभी यूनिवर्सिटीज़ में किए जा रहे जो रिसर्च हैं और जो अन्य संस्थाओं द्वारा किए जा रहे अनुसंधान के बीच विशेषकर साइंस और टेक्नोलॉजी के अग्रवर्ती जो क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने के लिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उचित व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं की सुविधाओं को विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे और इन संस्थाओं में स्वायत्त प्रबंध की समुचित व्यवस्था की जाएगी। कहने का आशय ये है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाह रहा है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से उसको हर तरह की मदद दी जाएगी। भारत विद्या ह्यूमैनिटीज़ और जो सामाजिक स्टडीज़ है, जो सोशल साइंस में अनुसंधान के लिए पर्याप्त सहायता दी जाएगी। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सिंथेसिस को लाने की दृष्टि से अंतर्विषयीय अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस बात का भी प्रयत्न होगा कि भारत के प्राचीन ज्ञान के भंडार में देखा जाए और उसे समकालीन वस्तुस्थिति से जोड़ा जाए कि आजकल क्या चल रहा है। इसके लिए संस्कृत और अन्य श्रेष्ठ भाषाओं के गहन अध्ययन का विकास करना जरूरी होगा। नीति में अधिक समन्वय और सामंजस्य लाने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का सबके द्वारा उपयोग करने और अंतर विषयी अनुसंधान का विकास करने की दृष्टि से सामान्य, कृषि, चिकित्सा, कानून और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय निकाय स्थापित किया जाएगा। अब देखिए ओपन यूनिवर्सिटीज़ और डिस्टेंस लर्निंग के बारे में क्या सुझाव हैं। तो उच्च शिक्षा के लिए अधिक अवसर देने और शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने की दृष्टि से ओपन यूनिवर्सिटीज़ की प्रणाली शुरू की गई है। इन उद्देश्यों के लिए 1985 से स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटीज़ को सुदृढ़ किया जाएगा। इस प्रबल साधन का विकास और विस्तार सावधानी से और सोच समझकर करना होगा। अब ये देखिए क्या है कि डिग्री को नौकरी से अलग करना, यानी कि डिलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब्स। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में डिग्री को नौकरी से अलग करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग है या आपका मेडिकल है, लॉ, शिक्षण आदि में इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस और साइंस आदि में जहाँ विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता होती है वहाँ पर जो आपकी एकेडमिक जो आपकी अहर्ता है उनकी आवश्यकता बनी रहेगी। डिग्री को नौकरी से अलग करने की योजना उन सेवाओं से शुरू की जाएगी जिनमें विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक नहीं होनी चाहिए। इस योजना को लागू करने से विशेष कार्यों में अपेक्षित कुशलताओं पर आधारित किए गए पाठ्यक्रम बनने लगेंगे और इससे उन प्रत्याशियों के साथ अधिक न्याय हो सकेगा जिनके पास किसी विशेष काम को करने की क्षमता तो है लेकिन उन्हें वह काम इसलिए नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल सकता क्योंकि उसके लिए स्नातक प्रत्याशियों। अरे बच्चों, हम आपको बता रहे थे कि जो डिग्री है उसको नौकरी से अलग करने की योजना उन सेवाओं के लिए शुरू की जाएगी जिसमें क्या हो, जैसे कि जो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री आवश्यक ना हो। ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि हम बहुत अच्छे एक मैकेनिकल हैं, बहुत अच्छा हम कार्य कर लेते हैं, हमारे अंदर बहुत अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारे अंदर लेकिन डिग्री नहीं है, हमने पढ़ाई नहीं करी, तो जो डिग्री होती है वो क्या होती है, बाध्यता हो जाती है। तो इस योजना के अंतर्गत सरकार का ये समझाने का प्रयास है कि जो हमारे स्किल्स हैं, जो हमारी कुशलताएं हैं, वो हमारे डिग्री पे क्या हो, बाधक ना बने। आगे देखेंगे हम कि नौकरियों को डिग्री से अलग करने के साथ साथ ग्रेजुअली एक राष्ट्रीय परीक्षण से सेवा प्रारंभ की जाएगी और जिसके द्वारा क्या होगा, स्वैच्छिक रूप से विशिष्ट कामों के लिए जो प्रत्याशी हैं उनकी उपयुक्तता की जांच की जाएगी और इससे देश भर में समतुल्य योग्यताओं के मानक क्या होंगे, स्थापित हो सकेंगे।
अब हम देखेंगे जैसे अपने ओपन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना का विचार आया था, वैसे ही ग्रामीण यूनिवर्सिटीज़ यानी कि रूरल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी कुछ पॉलिसीज़ हैं। तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों के नए ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा और इसे महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी क्रांतिकारी विचारों के अनुरूप क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। और इसकी मीनिंग क्या होगी, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो उन्नयन के लिए सूक्ष्म रूप से आयोजन प्रक्रिया गांव स्तर पर चलाने की दृष्टि से अच्छी शिक्षा दी जाएगी। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा से संबद्ध संस्थाओं और कार्यक्रमों को सहायता दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये जो आपकी पॉलिसीज़ हैं 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़, इस पे लेक्चर था। और आज का हमारा लेक्चर बस यहीं तक। आपको यदि बुक्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि बुक्स क्या होती हैं, हमारे पास होती हैं और हम कभी भी उनसे क्या होता है स्टडी कर सकते हैं। तो आप हमसे बुक्स लें और उसके लिए आप क्या करें कि हमारा जो ईमेल एड्रेस है bletnotes@gmail.com पर आप हमें लिख कर भेजें कि आपको कौन सी बुक्स चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास फर्स्ट ईयर की सारी इंग्लिश बुक्स प्रोवाइड हो चुकी हैं और हम आपको देने के लिए तैयार हैं। और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के यदि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो हमसे सारी किताबें ले सकते हैं और साथ में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ऑप्शनल बुक्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ आप ई बुक भी पढ़ सकते हैं जो किंडल पर उपलब्ध हैं। आगे हमने यहाँ पे फर्स्ट ईयर की जो बीएलएड की बुक्स हैं वो एक ब्रोशर के रूप में लगा रखी हैं, जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए कि बीएलएड फर्स्ट ईयर की कौन कौन सी बुक्स हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक है, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया की है, नेचुरल साइंस की है, कोर्स सोशल साइंस और नेचर ऑफ लैंग्वेज की इंग्लिश वर्जन हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। और जो आपका बीएलएड फर्स्ट ईयर का जो आपका सर्टिफाइड सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बुक्स को तैयार किया गया है। आगे आपको और अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी साइट blet.in पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, हमें आपसे एक ही अपेक्षा रहती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाइए। और यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मैसेंजर पे हमसे चैट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने डॉक्टर उषा को दीजिए विदा। नमस्कार।